हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मांडका। ध्यान से सुनना सर। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यू, इनकम टैक्स और जीएसटी के आंसर्स अपलोड कर दिए। इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव का भी अपलोड कर दिया है। अब ये जीएसटी का है सर, लास्ट डिस्क्रिप्टिव का। इसके बाद आप पेपर एनालाइज कर सकते हो कि सर हमारा टैक्स में कितना मार्क्स बन रहा है, क्योंकि इसके बाद मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ सर, स्ट्रैटेजी की वीडियो, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे प्रोसीड करना है जनवरी के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट स्टार्ट। बहुत सारा है देखना है, जीएसटी का पूरा कंप्लीट करना है। तो सर मैंने पहले भी बताया था सर, बड़े क्वेश्चन में आप पहले नीचे आके पढ़ो क्या बोलता है सर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन अबव, कंप्यूट द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू डीईए प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। मेक सुटेबल assumption wherever required। तो एक मस्त वाली बात ये है सर कि इसमें आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बोला है और आईटीसी बोला है, नेट जीएसटी पेबल नहीं निकालना है। ये पहली चीज है। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो आपको टैक्स के रेट्स दिए हुए हैं। बाकी तो ये दोनों बातें ऐसी ही। ठीक है, चलो आओ सर, एक एक पॉइंट पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। मेरे हिसाब से एक पेज ऐड कर लेते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, एक पेज ऐड हो गया ना? हाँ, पेज ऐड हो गया। चलो ठीक है। DA Private Limited, a registered supplier of goods and services in Pune, Maharashtra, has furnished the following detail for the month of January 2024। तो जनवरी की कहानी है सर। The turnover of DEA Private Limited was 3.2 करोड़ in the last financial year। मतलब ये बंदा कंपोजिशन से बाहर है सर। ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कौन सा इनवर्ड है और आउटवर्ड है सब मैं ही ढूंढूं, सब मेरे को ही करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन ही बनाना चालू करते हैं सर। मेरे हिसाब से स्टूडेंट ने लिखा होगा सर यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ नेट आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी आईटीसी सब लिखा होगा सर। ठीक है, मैं आपको जब अभी क्वेश्चन बनवाऊंगा तो मैं आपको एक साथ पूरी मतलब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और आईटीसी के अमाउंट, ये दोनों मैं आपको एक साथ एक ही टेबल में बना के बता दूंगा। बाकी स्टूडेंट को तो एग्जाम में अलग अलग बनाना पड़ा होगा। तो सर यहाँ पर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और वैल्यू, ये आ जाएगा वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे अपन पर्टिकुलर्स। ठीक, तो पहले अपन आउटवर्ड की डिटेल्स निकाल रहे हैं सर। ठीक है, बाद में इनवर्ड वाली देख लेंगे सर, मतलब जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे एक एक करते रहेंगे सर। ठीक है, देखो तो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, इंट्रा स्टेट है तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख ही लेते हैं ना सर। इंट्रा स्टेट कितने है भैया? 5 लाख। इसका 9% आ जाएगा 45,000, इसका 9% 45,000 और आईजीएसटी में डैश। अगला देखो, F Limited of Mumbai has promised to DEA Private Limited in October 2023 to complete contract within 3 months, but they cannot able to complete the committed contract to, so DEA Private Limited received a consideration for non-performance of a contract on time as decided by the pre-written agreement। सर हम पढ़ के आए हैं सर शेड्यूल 2, और शेड्यूल 2 में हमने पढ़ा था सर एग्रीमेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, टू डू एन एक्ट। याद है? उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलते थे। इसमें हम एक पॉइंट पढ़ देते सर, लिक्विडेटेड डैमेजेस। और हम ये लिक्विडेटेड डैमेजेस जो सर्कुलर वाला होता था, जो मैं स्टूडेंट को बोला था अच्छे से पढ़ के जाना, पता नहीं इंस्टीट्यूट अभी तक पूछी नहीं है, कभी ना कभी तो पूछेगी। और ये रहा वो पॉइंट, लिक्विडेटेड डैमेजेस है अगर सर प्रीफिक्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पहले ही है, आपने सर टॉलरेट किया है या टू डू एन एक्ट, और सर टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, टू डू एन एक्ट और टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, उससे रिलेटेड है तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी सर। तो सर यहां पर तो पहले से कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है। हमने बोला था सर कि 3 बातें, कंसिडरेशन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के कारण ये सर लाइबिलिटी अराइज हुई है, इसीलिए इसीलिए सर ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज और इस पे जीएसटी है। अगर ये कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ना, विश्वास करो ये लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है ना सर, ये एग्जेम्प्ट होता। इसको हम कंसिडरेशन मानते ही नहीं, सप्लाई नहीं मानते, नॉन टैक्सेबल हो जाता। आ रही मेरी बात समझ? बहुत प्यारा पॉइंट है सर। तो ठीक है, ये 2 लाख रुपए की बात है सर। ठीक है, और ये भाई ये डीए प्राइवेट लिमिटेड, ये भी पुणे का है, महाराष्ट्र का है। और ये जो एफ लिमिटेड ऑफ मुंबई और अनरजिस्टर्ड है सर, तो उस अनरजिस्टर्ड से सच कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी वाली बात है सर। तो ये है सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ना, उसको क्या लिख लूँ मैं, सर्विसेज लिख लेता हूँ एक बार के लिए। तो
कितने की सर? 2 लाख की। 9% मतलब 18,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। DEA Private Limited has provided service of booking of flight ticket for the employee of H Enterprises registered in Delhi in the economy class from बगडोरा। अब देखो, बगडोदरा है तो एग्जेम्प्ट है, मतलब अगर इंस्टीट्यूट ने ये गलती नहीं की है कि इसको क्या बोलते हैं बगडोदरा, अरे भाई राम मालिक, अगर ये बगडोदरा है तो एग्जेम्प्ट है, और अगर ये बगडोदरा नहीं है और ऐसी भी कोई जगह होगी वेस्ट बंगाल में तो ये टैक्सेबल है। अब इसको मैं क्या मानूं? मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है सर इंस्टीट्यूट बगडोदरा ही देना चाहती होगी, क्योंकि इकोनॉमिक क्लास की बात है, फ्लाइट टिकट की बात है, और स्पेलिंग में शायद हो सकता है मिस्टेक हो, शायद तो इस एक पॉइंट पे इंस्टीट्यूट और मेरे आंसर वेरी कर सकते हैं, क्योंकि सर अगर इंस्टीट्यूट ने इसको बगडोरा माना होगा तो टैक्सेबल क्या होगा, और बगडोदरा ही होगा तो एग्जेम्प्ट होगा। अब ये तो समय ही बताएगा सजेस्टेड आंसर। अगला देखो, DEA प्राइवेट लिमिटेड हैज परचेज गुड्स, परचेज तो ये इनवर्ड वाली डिटेल हो गई भैया, मतलब ITC वाली बातें सर, तो इनवर्ड यहां लिख लेता हूं। ठीक है, अब देखते हैं। DEA प्राइवेट लिमिटेड हैज परचेज गुड्स वर्थ 5 लाख फ्रॉम R लिमिटेड रजिस्टर्ड इन गुजरात on 15/3/2023. Now R Limited issue a debit note on 15/1/2024 for post delivery services to DEA Private Limited as per the part of the terms of sales. अच्छा, अगर एक बात आप नोटिस करो तो बहुत मस्त वाली बात है, ये जो परचेज हुआ था गुड्स, ये हुआ था सर 22-23 प्रीवियस ईयर में, और जो डेबिट नोट इशू हुई है सर वो हुई है सर 23-24 में। सर इससे कोई फर्क पड़ता है? हाँ सर, हम एक बात सीख के आए थे सर कि सर जो टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द क्रेडिट है वो टाइम लिमिट ये थी सर कि 30 नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। बट इस केस में इंपॉर्टेंट ये होता था कि इनवॉइस और डेबिट नोट को दोनों को अलग अलग देखा जाता था। तो सर अगर मैं अलग अलग देखने जाऊं, ठीक है, तो सर ये 15/3 वाला जो है इसके लिए लास्ट डेट क्या है सर? लास्ट डेट है सर आपकी क्रेडिट अवेल करने की, वो है सर 30 नवंबर। ठीक है, 30 नवंबर। अब एक बार सर एनुअल रिटर्न की कोई डेट वेट दी है क्या, नीचे देख लेते भैया, पता चला एनुअल रिटर्न की डेट दी होगी तो बैंड बच जाएगी। नहीं, एनुअल रिटर्न की कोई डेट दी नहीं है सर। तो 5 लाख जो गुड्स वर्थ है उसकी क्रेडिट लेने का लास्ट टाइम पीरियड क्या है सर? 30 नवंबर। ये क्रिस्टल क्लियर। अब जो हमारा सर प्रीवियस ईयर है वो हम जनवरी का कैलकुलेट कर रहे हैं, जनवरी 2024 का, तो जनवरी की बात होगी तो सर ये 23-24 इसकी लास्ट डेट क्या है सर? इसकी लास्ट डेट क्रेडिट लेने की सर 30 नवंबर। अब ये 5 लाख का तो भूल जाओ सर क्योंकि टाइम पीरियड खत्म हो गया, इसको साइड करो सर। सर जनवरी मंथ का जब देखूंगा तो क्या ये 25,000 की क्रेडिट मिल जाएगी? सर इस क्वेश्चन में डेट ऑफ एनुअल रिटर्न दिया नहीं है सर, ये 15/1/2024 की डेबिट नोट है सर। तो इस केस में अगर 30 नवंबर तक हमारे पास टाइम पीरियड है, 30 नवंबर आप समझ रहे हो ना सर, 30 नवंबर 24 तक हमारे पास टाइम लिमिट है सर क्रेडिट लेने की। तो उस केस में अगर हम ये एज्यूम करें कि सर 30 नवंबर तक हमारे पास टाइम पीरियड है और क्या बोलते हैं डेट ऑफ एनुअल रिटर्न दिया नहीं है, दोनों में विचएवर इज अर्लियर मतलब 30 नवंबर ही है हमारे पास, तो उस केस में हम इसकी क्रेडिट ले सकते हैं क्योंकि ये जनवरी की कहानी है। तो प्रैक्टिकली 25,000 की क्रेडिट तो हम ले सकते हैं। ये बात समझ आई सबको? तो इस 25,000 पे सर बात ये CGST SGST IGST सर रजिस्टर्ड इन गुजरात है जिससे आपने परचेस किया और आप कहाँ पुणे महाराष्ट्र के हो, तो ऑब्वियस सी बात है सर IGST वाली कहानी है। तो क्रेडिट में 25,000 इसको लिख लेता हूँ मैं डेबिट नोट ताकि याद रहेगा सर, ये डेबिट नोट का था, 25,000 अमाउंट थी और इसका क्रेडिट कितना होगा 25,000 इंटू 18%, ये आ रहा है सर 4,500 IGST वाले में, है ना। इसके बाद इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि हो सकता है 2-4 ट्रांजेक्शन्स और है। ठीक, इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है सर। DEA प्राइवेट लिमिटेड हैज सोल्ड वन ऑफ इट्स यूनिट इन पुणे एज अ गोइंग कंसर्न। सर एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर किए हैं सर अगर आपको याद हो तो हम एग्जेम्पशन चैप्टर पढ़े हैं और सर गोइंग कंसर्न में अगर कुछ ट्रांसफर करते हो तो वो एग्जेम्प्ट होता है।
तो ये तो एग्जेम्प्ट है। TEL प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज टू वाई रजिस्टर्ड इन पंजाब टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस एग्जीबिशन इन दुबई। अगर आपको याद हो तो हम एग्जामिशन पढ़े सर, और जिसमें हमने ये बात सीखी थी सर, अगर बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया है तो वो एग्जेम्प्ट है सर। तो यहाँ तो बिजनेस एग्जीबिशन कहाँ है सर, दुबई में, तो ये तो आउटसाइड इंडिया है, ये एग्जेम्प्ट है सर। वेरी नाइस। मतलब आप समझ रहे हो सर, इस पॉइंट पे प्लेस ऑफ सप्लाई की लड़ाई होती जो अपन 12/7 में करते हैं, बट सर ये बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया हो गया, इसीलिए ये एग्जेम्प्ट हो गया। इन इंडिया होता तो मैं प्लेस ऑफ सप्लाई और टैक्सेबिलिटी की सब बात कर देता। उसके बाद अगला देखो, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये तो हमने सप्लाई किया सर, IGST वाली बात है। इंटर स्टेट कितने का सर, 10 लाख, तो इसमें IGST मतलब 1,80,000, ठीक है, 18%। उसके बाद अमाउंट टुवर्ड्स रिसिप्ट ऑफ इंट्रा स्टेट सर्विसेज, सर हमने इंट्रा स्टेट सर्विसेज अमाउंट टुवर्ड्स रिसिप्ट ऑफ इंट्रा स्टेट सर्विसेज, तो हमने सर्विसेज ली है इंट्रा स्टेट, तो ये यहाँ पर आ जाएगा इंट्रा स्टेट कितने के लिए सर, 6 लाख की, 6 लाख का 9% मतलब 54,000, और ये भी 54,000, ठीक है। आगे बढ़ते सर, परचेज ऑफ कन्फेशनरी आइटम विच आर टू बी यूज एज अ सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट, सर सेक्शन 17(5) बीच में आ जाता है और ब्लॉक कर देता है क्रेडिट, भूल जाओ इसको, तो भाड़ में जाए। और आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC दिया हुआ है 25, 25, 30, लिख लेते भाई। ओपनिंग बैलेंस तो 25, 25, 30, तो अब क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं। हमें तो यही चाहिए था ना सर, इनवर्ड और आउटवर्ड का डिटेल्स टोटल ही तो चाहिए था। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 45,000 प्लस 18,000, 63,000, ये भी 63,000, और ये 1,80,000, ये आउटवर्ड वाला डिटेल हो गया। एक काम करता हूँ, अलग कलर से ले लेता हूँ, आउटवर्ड वाला डिटेल हो गया। और बी देख लेते हैं सर, इनवर्ड वाला, ठीक है, ये इनपुट है क्रेडिट, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 79,000, ये भी 79,000, और ये आ जाएगा 30,000, ये आपका हो गया। हमें सर वो तो बोला ही नहीं था नेट GST पेबल निकालने, तो हमें वो वाली मेहनत तो करना ही नहीं पड़ेगा, समझ आया। ये क्वेश्चन में मेरे को 1-2 पॉइंट लगते हैं जिसमें आंसर वेरी होने के चांसेस हैं, इंस्टीट्यूट और अपने। एक ये वाला पॉइंट जिसमें इंस्टीट्यूट के आंसर वेरी हो सकते हैं, एक मेरे को लगता है ये वाला पॉइंट, बगडोगरा वाला पॉइंट। ये 2 पॉइंट है जहां पर इंस्टीट्यूट क्या एजम्पशन से ट्रीटमेंट करती है, देखना पड़ेगा। बाकी तो सर एग्जैक्टली ऐसा मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, माइट बी पॉसिबल कुछ और भी अगर आंसर हो सकता है, तो शायद इंस्टीट्यूट एजम्पशन में कोई आंसर चेंज करे। आई बात समझ। आओ बी वाला देखते हैं सर, ध्यान दो। देखो पहले नीचे पढ़ लो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ऑल सप्लाईज मेंशन्ड अबव आर इंटरेस्ट रेट सप्लाई, ठीक है, GST के रेट्स दिए हुए हैं सर। कंप्यूट द GST पेबल बोला है फॉर द मंथ ऑफ फेब, ये हमेशा से काम का होता है सर, ठीक है। देखो ABC Infra is a partnership firm registered under GST. It furnishes the following detail about services provided during the month of Feb 2024. ठीक है भाई, सर्विसेज प्रोवाइड की है, ठीक है, तो मतलब ये आउटवर्ड डिटेल्स दी हुई है। कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम नेबरिंग हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ABC Infra एग्री टू इंस्टॉल effluent plant for treatment of wastewater even though there was no legal requirement to do so. सर पूरा GST पढ़ लिए, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है सर, ना एग्जेम्पशन में है ना ब्लॉक क्रेडिट में है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो प्रैक्टिकली क्या इस पे GST की बात है, हाँ सर इस पे GST की बात है। तो GST कितना हो जाएगा सर, 99% हो जाएगा सर, सिंपल। तो ये कितना आ जाएगा सर, 5,50,000 इंटू 9%, 49,500, ठीक है, 49,500 ईच है, ठीक। उसके बाद आगे देखो, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासेस फॉर क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज एज अ फॉर्म एनुअल इवेंट, टोटल 500 पासेस हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, तो ये सर 242,500 डिवाइडेड बाय 500, अच्छा हुआ बच गए, 485 आया। इस सर ये 500 से ज़्यादा होता तो टैक्सेबल हो जाता, ये हो गया एग्जेम्प्ट। सर्विसेज गिवन ऑफ बुकिंग एयर टिकट इन एन इकोनॉमी क्लास फॉर द फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू मणिपुर, सर मणिपुर आ गया ना सर, इकोनॉमी क्लास भी है, एग्जेम्प्ट।
सर्विसेज गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू फंक्शन एंट्रस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी। सर मैंने मैराथन में पढ़ाते टाइम भी बोला था सर, इंस्टीट्यूट को जब जब मजे लेना रहता है यही पॉइंट देती है सर, जहां पर आपको ये देखना पड़ता है कि टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका 25% से ज्यादा गुड्स की वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो 8,20,000 का 25%, ये आ रहा है सर 2,05,000, इसका 25%। बट सर यहाँ तो वैल्यू ऑफ जो मटेरियल यूज हुई है वो 2,79,375 हुई है। तो क्या इस पे जीएसटी की बातें आएंगी? यस सर, इस पे 9% जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सर ये तो 8,20,000 इंटू 9%, 73,800 ईच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कुछ खास तो टफ था नहीं। 73,800 आ गया और 49,500 आ गया, तो ये आ जाएगा सर मतलब 12,33, ये ईच सीजीएसटी और एसजीएसटी। सिंपल है ये क्वेश्चन, मतलब इतना ही था, इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो दिखा नहीं, बट कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट बहुत था सर। ठीक है, आओ सिक्स का देखो सिक्स क्वेश्चन। टी इज अ रजिस्टर्ड डीलर ऑफ आंध्र प्रदेश trading in different types of machinery and its related different type of services. The aggregate turnover for the preceding financial year 22-23 for the sale of the machine was 1.32 crore and it was the first year, so they have not started providing services related to machinery. For the financial year 23-24 they are planning to provide repair and maintenance. Sir exact same question है सर। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे केस सिनेरियोज जो मैंने अपलोड किए हुए जाके चेक कर लो सर, जाके चेक कर लो, इंस्टीट्यूट ने फिगर तक चेंज नहीं किया, वही सेम है सर। इस केस में ये कंपोजिशन स्कीम ले सकता है क्योंकि पिछले साल इसका टर्नओवर इतना था, इसका 10% तक ये सर्विसेज दे सकता है, मतलब 13 लाख की सर्विसेज दे सकता है। ये तो कितने की सर्विसेज देने की बात कर रहा है? 6.25। सर ये अगर इंटर स्टेट परचेज भी करेगा तो भी कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, इंटर स्टेट आगे सप्लाई नहीं करना चाहिए विद डिफरेंट पैन नंबर। एकदम इजी डिक्टो सिमिलर क्वेश्चन सर, चेंज भी नहीं करेगा इंस्टीट्यूट ने इसको। तो इंस्टीट्यूट जितने स्टूडेंट मेरे केस सिनेरियोज एमसीक्यूज देखे होंगे ना, बहुत फायदा मिला होगा सर, बहुत फायदा। ये तो डिक्टो सिमिलर मिल गया सर। अगला देखो, अगला है प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है सर। गरिमा हैविंग इट्स परमानेंट रेसिडेंस इन भावनगर गुजरात परचेज कार फ्रॉम कियारा मोटर्स ऑफ जयपुर राजस्थान। ठीक है, ये गरिमा जो है वो भावनगर गुजरात की है, परचेज की सर कार कियारा फ्रॉम कियारा मोटर्स जयपुर राजस्थान टू टेक द एडवांटेज ऑफ लोअर रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड रोड टैक्स। Garima took the delivery of the car from Jaipur and returned with car to her residence in Bhavnagar, Gujarat. Address of the Garima recorded in the invoice issued by the Kiara Motors mentioned only the name of the state, that is Gujarat. Garima is an unregistered person. तो सर सप्लायर है कियारा वाला, ठीक है, कियारा ये सप्लायर है, रेसिपिएंट गरिमा है जो कि अनरजिस्टर्ड है। अब एक मस्त वाली बात बताऊं सर, अगर जितने स्टूडेंट को मैंने सर बताया था अमेंडमेंट लेक्चर में और जिस स्टूडेंट ने मेरे साथ केस स्टडी बैठ के देखी होगी या करी होगी सर, सेम क्वेश्चन उसी से रिपीट हुआ है सर, सेम क्वेश्चन है, सेम। इंस्टीट्यूट प्रूव कर रही है कि हमारे केस सिनेरियोज जो हम अपलोड करते हैं या फिर अमेंडमेंट क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी में देखते हैं उसको देख के जाया करो सर। ये 10(1) CA नया जो ऐड हुआ था ना सर, ये वही है सर। तो उस केस में सर सामने वाला पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड है तो कोई बात नहीं सर। अगर सप्लायर जो है उसके पास अगर रिकॉर्ड में उस पर्सन का एड्रेस होता है और एड्रेस में अगर पूरा एड्रेस ना भी हो, बट सर अगर जिस स्टेट में वो रजिस्टर्ड है, जिस स्टेट का वो पर्सन है, वो अगर स्टेट भी पता हो तो वो स्टेट हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है। तो यहाँ हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? गुजरात। सर रिक्वेस्ट इसीलिए तो स्टूडेंट को बोला था इस बार अमेंडमेंट देख के जाना। पता नहीं कितने लोग मेरी बात ध्यान से सुने, देखे नहीं देखे, राम मालिक। ध्यान दो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what will be the place of supply of services provided by GN Enterprises to the Akbar Advertising Agency? एडवर्टाइजमेंट एजेंसी सर इंस्टीट्यूट ने तो अमेंडमेंट भयानक पूछ दिए जीएसटी में सर, देखो। और अगर आपको याद हो तो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में बहुत प्यारा सा क्लैरिफिकेशन जो था उसको एक्सप्लेन किया था, जहां पर एक क्लैरिफिकेशन फर्स्ट वाला जो इशू था, फर्स्ट वाला इशू ये था कि सामने वाले को भैया वो जगह ही दे दिया, वो पूरी जगह ही दे दिया कि जा तू उस जगह पे एडवर्टाइजमेंट कर ले। तो हमने बोला था उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो होता है सर जहां पर एग्जैक्टली वो लोकेशन है जहां पर उसको एडवर्टाइजमेंट करने दिया जा रहा है। आप ये क्वेश्चन देखो सर, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन नागपुर Maharashtra want to display its product of its client at the most prominent places in different state. It took a right to use the space on hoarding mounted on a fixed surface attached to earth situated in Udaipur, Rajasthan, Gwalior, Madhya Pradesh from GN Enterprises registered in the state of Chhattisgarh. वाओ, हमारी स्टेट का भी नाम भाई।
Akbar Advertising Agency has exclusive right to use the space, also to manage the advertising on the board hoarding. वो जगह भी यूज कर सकता है, वहां पर जैसे चाहे एडवर्टाइजिंग भी कर सकता है। तो सर अगर याद हो तो ये 12(3)A में कवर हो जाएगा। और 12(3)A बोलता है सर जिस जगह पे लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ये सब हो जाएगा उदयपुर, राजस्थान, ग्वालियर और मध्य प्रदेश। आई बात समझ? बड़ा प्यारा सिंपल सा अमेंडमेंट से पूछा था इंस्टीट्यूट ने। तो जितने बच्चे अगर अमेंडमेंट अच्छे से देख के गए होंगे बच गए, जो नहीं देखे वो फंस जाएंगे अमेंडमेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड बाय व्हिच टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट अकाउंट? टीडीएस वाली बातें हैं सर, ठीक है। मोहन अ रजिस्टर्ड पर्सन इन सालेम तमिलनाडु, सलीम यार सलीम होगा, सालेम ठीक है, मेक्स इंट्रा स्टेट है ना, इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स अमाउंटेड टू ₹13,57,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। सर जैसे ही इंक्लूसिव पढ़ो पहले तो इसको एक्सक्लूसिव करो, तो मतलब 13,57,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, ये 11,50,000 आ रहा है। पहले तो ये कर लो, ठीक है। टू अ PSU, कंसिडरेशन फॉर द सेम रिसीव्ड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम PSU। तो सर हमने तो ये पढ़ा था सर 2,50,000 से ज्यादा होगा तो TDS की बातें हैं सर, और TDS 1% CGST 1% SGST, और अगर IGST रहा तो 2%। अब यहाँ पर तो इंटरेस्ट रेट है तो इसका 1%, इसका 1% 11,500 ईच आ जाएगा सर। What will be the view with respect to the applicability of TDS provision as per section 51? तो ये मैंने आपको बताया। और टाइम पीरियड क्या है सर? जिस मंथ आप TDS काटोगे उसके नेक्स्ट मंथ के 10th तक आपको TDS जमा करना है सर, क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट वाली बात है ना सर। तो अगर अप्रैल की बात रही तो 10th मई तक आपको TDS जमा करना रहेगा सर। आई बात समझ? 5 इंस्टॉलमेंट मतलब हर इंस्टॉलमेंट में आपको TDS जमा करना रहेगा सर। तो मतलब आप समझ लो 11,50,000 है, ठीक है, डिवाइड बाय 5 कर लो तो 2,30,000 आ रहा है सर। 2,30,000 इसका 1% आ जाएगा, इसका 1% 2,300 सर। 2,300 हर बार मतलब हर 5 इंस्टॉलमेंट में नेक्स्ट मंथ के 10th को जमा करना रहेगा सर। आई बात समझ? और 2,300 ईच है ना सर, CGST और SGST। आगे देखो, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट शैल कीप अ सेपरेट अकाउंट्स। ये तो सर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन हो गया। लिस्ट ऑफ डिटेल्स टू बी मेंटेन। अगला देखो, डिस्क्राइब द प्रोविजन रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये बड़ा प्यारा सा सिंपल सा इजी क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, ये हर स्टूडेंट कर लिया होगा सर। शेड्यूल 1 की बात है। लिस्ट आउट कैटेगरीज ऑफ पर्सन हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ई इनवॉइसिंग। ये बड़ा सिंपल इजी सा क्वेश्चन पूछ दिया। मैंने मैराथन में बोला था, बिलीव मी मैराथन में मैंने यही 2 पॉइंट बोला था जो इंपॉर्टेंट है, और एक ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला बोला था सर, क्योंकि ये RTP MTP में था सर, ठीक है। उसके बाद देखो, नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द GST काउंसिल शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय सर्टेन रीजन। व्हाट आर दे? मेरे हिसाब से सर ये वाला क्वेश्चन तो वो शायद ही कोई स्टूडेंट ने किया होगा, इसके बदले ये और वाला कर भी लिया होगा, क्योंकि रीजन ये सर ये स्टूडेंट को क्लिक करे या ये स्टूडेंट की क्वेश्चन या इस टाइप का प्रोविजन बहुत रेयरेस्ट पड़ता है। तो आप सर ये तो आपको पूरा डीप डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा, तो पता चलेगा सर कि कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पर सर रीजन से GST की काउंसिल की जो मीटिंग है वो वैलिड इनवैलिड नहीं होगी सर, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो सर, लिस्ट द एडिशनल अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स टू बी केप्ट बाय द एजेंट। सॉरी गाइज, लाइट गोल हो गई थी तो उसका इशू था। तो ये भी सर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एजेंट्स को क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा। सॉरी गाइज, लाइट गोल है, पता नहीं कितनी देर में आएगी। लेट्स कंप्लीट, क्योंकि ये लास्ट बात थी सर जो मुझे आपको बताना था। तो ये सिंपल सर, ये पॉइंट भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। ये मैंने आपको सर इनकम टैक्स और GST के पूरे क्वेश्चंस करवा दिए, सब चीज करवा दी। अब आप एक बार अपने हिसाब से मार्क्स कैलकुलेट कर लो, लगभग ऑन एन एवरेज एक मिनिमम मार्क्स कैलकुलेट कर लो कि आपको कितना लग रहा है, कितना बन जाएगा सर, ठीक है। उसके बेसिस में आप लोग चाहो तो अभी भी सर ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप में पिन कर सकते हो। मैं वादा है आपसे रिप्लाई करूंगा और बात करूंगा सर। मैंने पूरे स्टूडेंट से बात की है अभी तक, जितने लोगों ने भी मुझे रिप्लाई किया है, ठीक। तो इससे फायदा ये होगा सर कि वी कैन प्लान व्हाट शुड वी डू। क्या ग्रुप 2 में मूव करना चाहिए, ग्रुप 1 वापस पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, बोथ ग्रुप में जाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी वाली बातें हैं सर जो अपन कर पाएंगे सर, ठीक। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स तक शेयर करना, लाइक करना, एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लाइट गोल हो गई उसके लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू।